हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि श्वसन की क्रियाविधि की बात की थी। ब्रीथिंग के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है, उसमें आपके कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे कि गैसों का जो विनिमय होता है, गैस एक्सचेंज जो सरफेस होती है, यानी कि वो सतह कौन सी सतह होती है और उस सतह से किस प्रकार से, यानी कि आपने ये चीज़ तो पढ़ ली कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आती है, फेफड़ों की जो एल्वियोलाई है उसमें क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। अब वो ऑक्सीजन निकल के ब्लड वेसल्स में जाती है, फिर ब्लड वेसल से ब्लड के द्वारा होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, एक कोशिका में पहुँच जाती है। फिर उस कोशिका से यानी कि उस कोशिका के पास जो कैपिलरी है वहाँ पहुँच जाएगी, उस कैपिलरी से उस कोशिका में चली जाएगी। ये चीज़ तो आपने ढंग से पढ़ ली है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो जो ऑक्सीजन है या वो जो CO2 है जो ब्लड से कोशिका में या कोशिका से ब्लड में किस प्रकार से प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर अब प्रवेश करने वाली बात भी आपने पढ़ ली थी कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ आपने पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी इस प्रेशर के अकॉर्डिंग तो वो चेंज होती रहती है, लेकिन कौन सी सतह बनती है, कौन सी सरफेस बनती है जो उस चीज़ को मेंटेन करती है, यानी कि गैसों की जो अदला बदली होती है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज के लिए कौन सी सरफेस बनती है, कौन सी सतह बनती है जो उसको अदला बदली करवा देती है। ठीक है, तो बच्चों आज का अपना जो पॉइंट है वो है गैसेज एक्सचेंज सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं गैस विनिमय, यार ये विनिमय सरफेस का मतलब सतह। ठीक है, गैस विनिमय की सतह। तो आज अपन बात करने वाले हैं इस सरफेस के बारे में। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह है एल्वियोलाई। ठीक है, इस एल्वियोलाई से कैपिलरी के अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये लो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। उसके बाद में ये यहाँ पे आपका हार्ट। ठीक है, इस हार्ट में ऑक्सीजन चली गई। अब यहाँ से जाके एक टिश्यू के पास में जाएगी और टिश्यू में जब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज जाएगा, यानी कि ये आपकी सेल है, ये यहाँ चली गई और यहाँ पे जो CO2 है वो यहाँ आ गई। अब जब CO2 इसके अंदर मिल गई है तो ये डीऑक्सीनेटेड हो गया और यहाँ से ये लो, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई जो है उसके अंदर ऑक्सीजन आई, ब्लड में मिली, ब्लड से कहाँ गई, हार्ट में, हार्ट से कहाँ गई, टिश्यू सेल्स के पास में। यहाँ पे CO2 जो है वो ब्लड में मिल गई, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात अपनी हो चुकी है। ये चीज़ सभी स्टूडेंट को पता है कैसे होता है, कौन कौन यहाँ पे भाग लेता है। देखो, मैंने बच्चों स्टार्टिंग से लेके इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वाली कौन सी कैपिलरी है या कौन सी वेन है, आर्टरी है, ये हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने पहले से डिटेल से पढ़ रखी है। क्लियर? फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ये कंप्लीट है, इसको आप नोट करना चाहो तो कर लेना, इसको नोट कर लो हल्का सा, ताकि आगे अपने दिक्कत नहीं आए। सरफेस जो एरिया है वो बनाएंगे अपन कि कौन सी सरफेस बनती है, वो यहीं से बनेगी। सबसे पहले कहाँ से एक्सचेंज हुआ है और लास्ट एक्सचेंज कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। इसको नोट करो। देखो, फेफड़ों के अंदर जब ऑक्सीजन आती है, यहाँ पर कहें इन्वायरमेंट की जो एयर आती है, तो ये बच्चों ये हो गई आपकी
एल्वियोलाई। ये हो गई एल्वियोलाई। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गई कैपिलरी। क्या हो गई? कैपिलरी। देखो, जो नाम मैं आपको बताया जा रहा हूँ उसको आप अपने दिमाग में सेट करते रहना कि सर ने ये चीज़ें अपने को बताई। एल्वियोलाई हो गई, कैपिलरी हो गई। कौन सी कैपिलरी हो गई? एल्वियोलाई की कैपिलरी तो होगी ना। अरे किसकी होगी? एल्वियोलाई की कैपिलरी तो होगी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये किस किस से बनी होती है। देखो, यहाँ पे यदि अपन बात करें तो जो उत्तक होता है, आप आगे जाके एनिमल टिश्यू जब पढ़ोगे तो उसमें आपके पास में आएगा, यानी कि वायु कूपिका जो होती है, उस वायु कूपिका की जो सरफेस है, उस सरफेस पे होता है स्क्वामोस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, इसी प्रकार से ब्लड जो ये कैपिलरी होती है, इस कैपिलरी की जो दीवारें हैं, इस दीवार के ऊपर भी स्क्वामोस सेल्स हैं। इन सेल्स का आवरण, कवरिंग जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक, ये भी क्या है? इसको दूसरा नाम बोला जाता है एंडोथीलियम्स। ठीक है, किसकी है? कैपिलरी की। एंडोथीलियम कैपिलरी की होगी, तो स्क्वामोस सेल्स भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एंडोथीलियम। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में देखो, यहाँ से ऑक्सीजन आती है और इसमें चली जाती है। बात को ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आ रही है, लंग्स से आ रही है, अपन ये कह सकते हैं। यहाँ पे इसमें आई वायु कूपिका में, और वायु कूपिका से कहाँ जा रही है? ब्लड कैपिलरी में जा रही है। तो आप ये देखो कि ब्लड कैपिलरी जो है, उस ब्लड कैपिलरी में जब ये ऑक्सीजन पहुँचती है तो वो किस किस दीवार को, यानी कि वहाँ पे कोई पाइप तो लगा हुआ नहीं है कि उस पाइप से होती हुई निकल जाएगी। उसको कुछ दीवारों को, कुछ परतों को भेद के जाना होता है, नहीं तो जो भी आएगा वो सारा सारा चला जाएगा। केवल ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है? केवल ऑक्सीजन और CO2 का ही आदान प्रदान क्यों हो रहा है? ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ जा रही है, दिख रही है ना? यहाँ पे ये तो क्या हो गई? स्क्वामोस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। एंडोथीलियम की भी ये जो लेयर है दोनों तरफ, यानी कि जैसे ये कैपिलरी हो गई, इस कैपिलरी के जो बाहर की, जो अंदर से ये क्या है? खोखली, और इसके बाहर की जो कवरिंग है, वो कवरिंग क्या हो गई? स्क्वामोस सेल्स की होगी, जिसको आप कह रहे हो एंडोथीलियम। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने वाला, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि वो इस प्रकार से इन दोनों को कवरिंग करने का काम करता है। देखो, एक एक चीज़ मैं आपको नोट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब दो ईंटों को आपस में जोड़ देते हैं, जब दो ईंटों को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं बच्चों? सीमेंट, बजरी, कुछ उनके बीच में बेसमेंट होता है, नहीं होता? ऐसे। ये लो, इसको बोलते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधारीय झिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ मैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं आधारीय झिल्ली। मुझे ये बताना कि ये दिख रहा है ना आपको एक बार? अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो बच्चों क्या क्या चीज़ समझ में आई? एक चीज़ और देख लो कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये होती है नॉन सेलुलर। इस डायग्राम को आपको अभी अपने दिमाग में बिठा लेना है। कैसे?
मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जो फेफड़े हैं हमारे, उन फेफड़ों में वायु कूपिका होती है। जो टर्मिनल इनिशियल जो ब्रोंकाई थी उसके आगे एक गुब्बारे नुमा संरचना लगी हुई, जिसको आप क्या कह रहे हो, वायु कूपिका कह रहे हो, एल्यूलाई कह रहे हो। इस वायु कूपिका की जो दीवार है वो किसकी बनी हुई है, स्क्वामोस सेल्स ऑफ, यानी कि आप इसको कौन सी कोशिका की बनी हुई है, स्क्वामोस सेल्स की बनी हुई है। इसको हिंदी में कहते हैं सल की उपकला। और सल की उपकला का काम होता है विसरण का काम करना, यानी कि ये काम करती है विसरण के लिए। डिफ्यूजन कहा था ना मैंने, गैसों का जो विनिमय होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो स्क्वामोस सेल्स है वो विसरण का काम करती है, हिंदी में बोलते हैं इसको सल की उपकला। तो ये जो सल की उपकला है वो वायु कूपिका की है। तो आप यहाँ पे देखो, ये वायु कूपिका की लेयर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जिस ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, तो इस जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उस ब्लड कैपिलरी की जो दीवार है वो भी किसकी बनी हुई है, स्क्वामोस सेल की। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एंडोथेलियम। जनरली इसको क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, उस आपके जो क्वेश्चन था कि कौन कौन सी दीवारों को पार करना पड़ता है, कौन कौन सी सतह को पार करना पड़ता है, उसका आंसर अब आपके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ देखिए क्या आ रहा है। कौन सी वो दीवारें हैं, कौन सी वो परतें हैं जो ऑक्सीजन और CO2 के स्थानांतरण में रुकावट बनती है, या अपन कह सकते हैं जिनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पार करके यहाँ पहुँचती है। बताओ देखिए, देखो नंबर 1 सरफेस में नंबर 1 पे आ जाएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन आई, ये दीवार काम आएगी, ये कौन सी, स्क्वामोस सेल वाली, ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना, ये आएगी। उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच वाली, जो इनको आपस में आधार प्रदान कर रही है, आधारी झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद में इस ब्लड वेसल्स की ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, क्या कहा इसको अपने, एंडोथीलियम। तो 3 लेयर हो जाएगी। सरफेस जो ये बनती है ना, गैस एक्सचेंज जो सरफेस बनती है, विनिमय की जो सतह बनती है, उसमें स्क्वामोस सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। क्लियर आई क्या, बात समझ में आई। अब इनको मैं एक बार नोट कर देता हूं कि कौन कौन सी होती है। तो यहां पर लिख देते हैं एक्सचेंज सरफेस हैज 3 लेयर। एक्सचेंज सरफेस जो है 3 लेयर, 3 परतें रखता है। यानी कि एक्सचेंज जो सरफेस है, विनिमय सतह जो है, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, विनिमय सतह 3 परतों की बनी होती है। अब वो 3 परतें कौन कौन सी है बच्चों, बताओ देखिए। यहाँ पे आपके पास ऊपर नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 स्क्वामोस सेल ऑफ एल्वियोलाई। उसके बाद नंबर 2, इसके जस्ट आगे क्या है, ये, यानी कि 1 नंबर इसको आप कहोगे, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। डायग्राम बनाओ तब आपको ये नंबर नहीं लिखने में, केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ये होती है, ठीक है। तो 2 नंबर कौन सी आ जाएगी, बेसमेंट, और नंबर 3 कौन सी आ जाएगी, एंडोथीलियम। ऑफ किसकी है ये, ब्लड कैपिलरी। आई बात समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर ली है। ये मान लो यदि ये मेरे द्वारा बताया हुआ डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो गया, ये तीनों पॉइंट आपके सेट हो गए, तो आज की जो अपनी क्लास है उसका मीनिंग, उसका आज टाइम अपने कवर कर लिया है। ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, नोट कर लो इसको।
ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट है। आगे बात करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, देखो हमने गैस एक्सचेंज जो सरफेस है उसकी बात कर ली है, यानी कि अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप बता दोगे। ऊपर कौन सी होती है, नीचे कौन सी होती है, बीच में कौन सी होती है, कौन सी किसकी होती है, किसकी बनी होती है, ठीक है, ये सारा कंप्लीट है। अब अपन बात करेंगे कि ऑक्सीजन और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उस ब्लड में कैसे कैसे बहती है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका परिवहन कैसे होता है। तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, अपना जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसको आप कह दोगे O2 का परिवहन, ठीक है। देखो कैसे कैसे होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। हमने अभी पढ़ा था, ये है एल्वियोलाई, ठीक। इस एल्वियोलाई के अंदर लंग्स से या इन्वायरमेंट में, ये जो लंग्स में है उसके अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं इसको, ब्लड वेसल्स आप कह सकते हो। इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। ये लो। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ब्लड वेसल्स जो है उसमें क्या बहता है, क्या बहता है, ब्लड बहता है। यहाँ देखो, ब्लड में दो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और सेल्स होती है सॉलिड फॉर्म में है। तो प्लाज्मा जो O2 जो होती है, O2 लिक्विड में बहुत ही कम सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन लिक्विड में बहुत कम घुलनशील होती है, ठीक है, बहुत कम घुलनशील होती है। तो इसका मतलब देखो यहाँ सेल्स जो है, इस सेल के रूप में आपको याद रखना है कि कौन सी सेल यहाँ काम करेगी, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लिक्विड में बहुत कम घुलनशील होता है। तो आप ये बताओ कि ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा सेल्स के द्वारा होगा या प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा तो लिक्विड है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ नोट करवा दिया, लिक्विड में बहुत कम घुलनशील होती है। तो ज़्यादा किसके साथ जाएगी ऑक्सीजन, कोशिका के साथ जाएगी, ठीक। तो इसके अंदर अपन कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के द्वारा कितनी जाती है बच्चों, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होगी और बाकी ये हो गई आपकी RBC, ठीक है। ये है RBC। टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 100% है। 100 में से 3 गई, कितनी बची, 97। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि 97% ऑक्सीजन RBC के द्वारा परिवहन करती है,
अब वो कैसे करती है, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन, ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये है बच्चों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर का क्या होता है बच्चों, रेड होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। हीमोग्लोबिन इस कोशिक आरबीसी में है और जो ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा जा रही है वो आरबीसी के अंदर बैठ के, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि 100% हमारे पास ऑक्सीजन है। ये जो ब्लड कैपिलरी है ये एक नदी बह रही है, इस नदी में 3% ऑक्सीजन तो ऐसी है जिसको तैरना आता है, तो वो तो तैर के चली जाएगी, केवल 3% को आता है। अब आपको ये कहें कि बेटा और आपको घर से स्कूल तक तैर के आना है, तो आपको क्या सबको तैरना आता है क्या? नहीं आता ना। ठीक है, जिनको आता है वो तैर लेंगे, तो तैरने वाले बच्चे कम ही होते हैं, समझ रहे हो ना। दूसरी बात यार, अपने तैरने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है। और तो दुनिया में तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको सबको तैरना, पूरी फैमिली तैरती है। यहाँ पानी की वैसे ही समस्या है, तो तैरोगे कहाँ पर? ठीक, मटके के अंदर। हाँ जी, 3% है, तो 3% जो ऑक्सीजन है वो तो तैर के जा रही है, किसमें? प्लाज्मा में। और बाकी 97% ये बोट कह सकते हो आप इसको, आरबीसी को, इस बोट में बैठ के जा रही है। और बोट में हीमोग्लोबिन जो है, यानी कि आरबीसी हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़ के फिर जाएगी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आरबीसी की एक नाव है और नाव में हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी कुर्सियाँ हैं, उन कुर्सियों के ऊपर बैठ के जाती है। तो आपको याद रखना है कि एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन के कण होते हैं? 280 मिलियन। ठीक है, 280 मिलियन। एक बार आप इसको रोक के नोट कर लो, आगे बात करते हैं फिर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी, यानी कि एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, वो 2 कंपोनेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। एक तो होता है हिम पिगमेंट और एक होता है ग्लोबिन। ये क्या है बच्चों? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन होती है। और हिम पिगमेंट जो होता है वो हिम पिगमेंट बना होता है आयरन से, यानी कि एक हिम में 4 आयरन होते हैं ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे इससे प्रोटीन ग्लोबिन जुड़ी हुई है, इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यानी कि ये पूरा एक हीमोग्लोबिन, एक हिम पिगमेंट बन गया। ऐसे 280 मॉलिक्यूल, इसके 280 मिलियन मॉलिक्यूल एक आरबीसी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। क्लियर? अब यदि अपन बात करें कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जुड़ती है, देखो इस 3% की अपने को बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो तैर के चली गई। बात करनी है तो अपने को आरबीसी वाली करनी है। आरबीसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो हिम पिगमेंट होता है, उस एक हिम पिगमेंट में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अपन बात कर लेते हैं एक हिम पिगमेंट की। एक हिम पिगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये हीमोग्लोबिन हो गया, ये लो, ये एक हिम पिगमेंट हो गया। ठीक है, इस हिम पिगमेंट से क्या जुड़ी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक, ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी होती है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई है, कौन सी? 97%, वो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी। ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी और ये क्या बना लेगी? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि 90% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ
परिवहन करती है, परिवहन करती है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, नहीं आई तो। ऑक्सीजन आ गई, ये कैपिलरी में एक नदी बह रही है जिसमें आरबीसी भी है, प्लाज्मा भी है, तो 3% ऑक्सीजन तो तैर के जाएगी, यानी कि प्लाज्मा में घुल के जाएगी। बाकी अपन कह रहे हैं कि लिक्विड में बहुत कम घुलता है, जो घुलता है वो 3% है, नहीं घुलता है वो 97% है। तो 97% जो नहीं घुल रहा है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हिम जो ग्लोबिन पिगमेंट है उस पिगमेंट में आयरन होते हैं और आयरन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। Fe2O3 ऐसे पिगमेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे। आयरन के साथ ऑक्सीजन का कैसे बंध बनता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन के हिम पिगमेंट है, इससे ये हिम पिगमेंट है और इस प्रकार से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है यहाँ पे से। ये लो, ऑक्सीजन जुड़ गई और जुड़ने के बाद में यहाँ से वो होती हुई कहाँ जाती है, हर्ट में, और हर्ट से कोशिका के पास में, और कोशिका के पास जाने के बाद में क्या होता है, ये जैसे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जैसे जुड़ा है वैसे यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहले से कम थी, ये ज़्यादा जा रही है तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। नोट करो फटाफट इसको। ये वाला तो लिख लिया होगा ना पहले ही आपने। देखो, ये वायुकूपिका, ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गई, ये इसमें चली गई, आरबीसी के साथ जुड़ गई, 3% प्लाज्मा और बाकी 97% जो है वो किसके साथ जुड़ेगी, आरबीसी के साथ। और ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जो ये हर्ट है, इस हर्ट के पास में आ जाएगी, घूमती हुई आरबीसी के साथ बैठ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के आएगी। और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के बाद में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये एक टिश्यू कह सकते हो, इसको एक आप सेल कह सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगी और CO2 इसके अंदर भर जाएगी। ये चीज़ अपन ने पहले बात कर ली थी और ये हमने आज पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का। नोट करने वाली जो चीज़ें हैं वो याद रखना है। O2 ट्रांसपोर्ट 3% बाई प्लाज्मा, 97% बाई आरबीसी, और आरबीसी में भी कैसे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा के अंदर घुलनशील अवस्था में। और ऑक्सीमोग्लोबिन में घुलनशील तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत कम घुलनशील होता है। ये ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का जो अपना पॉइंट है वो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे। इसको ढंग से पढ़ लेना, NCERT को कवर करके।